नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, जिनमें इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में प्रावधान संविधान के भाग 14 और 315 से 323 के बीच में दिए गए हैं। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में दिए गए हैं। हालांकि अगर स्पेसिफाइड यूपीएससी के बारे में बात करेंगे तो हम इसका सारा संदर्भ देखेंगे आर्टिकल 315 में, दैट इज यूपीएससी। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब यह है कि जिसका निर्माण संसद के किसी अनुच्छेद के द्वारा हुआ हो, वह संस्थाएं क्या होंगी? संवैधानिक संस्थाएं होंगी। तो ऐसे में संघ लोक सेवा आयोग की जो कार्य हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे, लेकिन यह भी देखेंगे कि कुछ मिथ्या या कुछ गलत अवधारणाएं हमारे बीच प्रचलित हैं, आज उसे भी समाप्त करने या उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग हो या किसी राज्यों की लोक सेवा आयोग हो, इन सभी से संबंधित प्रावधान राज्य सेवाओं के बारे में हो सकते हैं। यूपीएससी इनके लिए अलग से नियम बना सकती है या फिर ज्वाइंट कमीशन बना सकती है। कोई ज्वाइंट कमीशन बना के उनके एग्जाम्स करा सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब दो राज्य इसका अनुरोध यूपीएससी से करें। तो अभी हम सिर्फ यूपीएससी के बारे में फोकस कर रहे हैं, और यूपीएससी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले देखेंगे कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा और इनका कार्यकाल क्या होगा। देखिए, यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? वो हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर रहे हैं, और यूपीएससी में अध्यक्ष के साथ साथ उनके सदस्यों की भी नियुक्ति कर रहे हैं, जिनकी संख्या मोस्टली 1+10 नेचर की होती है। यानी कि 10 सदस्य जो कि यूपीएससी के होंगे वो होंगे 1+10 नेचर के, जिसमें कि एक होगा अध्यक्ष। लेकिन इनके लिए जो योग्यता के प्रावधान हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। स्पष्टता इस मामले में है कि यह कहा गया है कि ये जो 10 सदस्य हैं, इनमें से 5 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम, इनमें से जो सदस्यों की संख्या 10 है, इनमें से कम 5 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्षों तक लोक सेवक रहे हों, यानी कि सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहे हों। ऐसे लोक सेवकों को अगर यूपीएससी चाहे तो रिकमेंडेशन भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास अपने सदस्य के रूप में नामित करने के लिए या उन्हें नियुक्त करने के लिए। तो 1+10 नेचर की संस्था है जिन्हें नियुक्त करेंगे कौन? भारत के राष्ट्रपति। साथ ही साथ ये भी देखिए कि इनका कार्य क्या है, या फिर अगर इनका पहले कार्यकाल देख लीजिए। इनका जो कार्यकाल है वो बिल्कुल वैसा ही है, 65 वर्ष या 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होने का क्या मतलब है? कि कोई व्यक्ति ऐसे समय पर नियुक्त हो जिस समय कि उसकी एज 6 वर्ष बाद भी 65 वर्ष ना हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 59 ईयर में यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो वो अपने 6 वर्ष की कार्यकाल पूरा करेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 59 वर्ष में यूपीएससी का मेंबर या अध्यक्ष बनता है तो +6 करेंगे आप, तो आपको ये एज आ जाएगी 65। और 65 इज अ एज बार फॉर यूपीएससी मेंबर्स। 65 ईयर की जो एज बार है, यह पूरा करेगा वह व्यक्ति जो कि 59 वर्ष में बना हो या इसके पहले का बना हो। 55 वर्ष में कोई व्यक्ति बन जाए तो 61 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति 63 वर्ष में बनता है तो वह सिर्फ 2 वर्ष की कार्य सेवा दे पाएगा, अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा। उसके पहले जो है कि उसकी एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी 65 वर्ष की, इस वजह से उसे हटना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। इनमें दोनों में से जो भी पहले पूरी हो जाएंगी उस समय ये रिटायर कर दिए जाएंगे। इनका कार्य क्या है? देखिए, भ्रम ये है ना
कि यूपीएससी आईएएस से संबंधित या केंद्रीय सेवाओं से संबंधित या अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार के नियम कानून जितने भी चीज़ें हैं वो यूपीएससी करती है, ऐसा नहीं है। देखिए यूपीएससी का कार्य सिर्फ इतना सा है कि लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, उनके कॉपियों का मूल्यांकन करना और उनसे संबंधित परीक्षा को पूर्ण कराना, यह कार्य हैं यूपीएससी के। यूपीएससी में कितनी नियुक्ति होगी इससे यूपीएससी कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी से संबंधित जो केंद्रीय सेवाएं हैं या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, देखिए दो चीज़ों में नाम ले रहा हूं, एक है आपकी केंद्रीय सेवाएं और एक है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें आपकी आईएएस, आईएफओएस और ये आईपीएस सर्विसेज आती हैं। केंद्रीय सेवाएं में जो आपकी रेलवेज हैं, इंडियन रेलवे सेवाएं, आईएफएस की सेवाएं और इंडियन फॉरेन सर्विसेज की सेवाएं आती हैं। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी इन सेवाओं से संबंधित नए रोजगार के लिए जो है कि अपना दे सकती है, सूचना पत्र दे सकती है और इनसे संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं को करा सकती है, कंडक्ट करा सकती है, सूचितापूर्ण करा ले, कोई भी नकल विहीन परीक्षा करा ले। ये इस वजह से ऐसी होती है। ये बेसिकली संस्था है जो कि काम करती है लोक सेवकों की भर्ती करने का। इन सभी से संबंधित किसी प्रकार के नियम कानून, उनके वेतन वृद्धि, इन्हें हटाना या अन्य चीज़ों में इनका कोई रोल नहीं है। यह सारी चीज़ें करता है भारत का कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय। मतलब यह है कि लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए अभियाचन जारी करना और परीक्षाओं को कंडक्ट कराना ढंग से, यह काम है यूपीएससी का। इसके बाद के समस्त कार्य, इनकी ट्रेनिंग कराना, इन्हें कहाँ कैडर प्रोवाइड कराना है, इन्हें किस कैडर में डालना है, या इनकी सेवा शर्तें कितनी बढ़ानी है, क्या लोक सेवकों के जो कि पुराने हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके सेवा में विस्तार देने वाली बातें जो हैं, ये सब कुछ करेगा भारत का कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय। इसमें यूपीएससी का अपना कोई योगदान नहीं है। यूपीएससी के मेंबर्स को हटा कौन सकता है? वो भी हैं राष्ट्रपति, क्योंकि यही इन्हें नियुक्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को इन्हें हटाने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन कब? जब कदाचार साबित हो। कदाचार साबित होने का मतलब यह है कि अगर वो अपने पद पर बने रहने के साथ साथ कोई अन्य लाभार्जन कर रहे हैं, कहीं और से वेतन ले रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पारिवारिक सदस्यों या अपने किसी परिचित व्यक्ति को लोक सेवक बनाने की प्रक्रिया में सहायता भी कर रहे हैं, तो भी अगर इन पर साबित कदाचार हो जाता है, कदाचार साबित हो जाता है, तो इन्हें हटा दिया जाएगा। अब कदाचार साबित होने का मतलब ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया ऐसा हो गया। कदाचार साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी इनके ऊपर ढंग से जांच करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऐसा पाती है कि सच में भ्रष्टाचार या कदाचार किया गया है, तब इस आधार पर राष्ट्रपति इन्हें रिमूवल दे सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी समय जब उसका इच्छा हो, वो चाहे तो अपने पद से त्याग दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। किसको संबंधित करके? राष्ट्रपति को संबंधित करके। अगर यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर्स अपना जो है कि त्यागपत्र कभी भी संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति को और अपने पद से रिमूवल हो सकते हैं। एक और चीज़, अगर यह सब करने के बाद वेतन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बराबर होता है। लेकिन अगर नियुक्ति की बात की जाएगी कि अगर इस पोस्ट पर नियुक्त होने के बाद कोई व्यक्ति भारत सरकार या अन्य किसी सरकार में कोई क्या अभियोजन या कोई रोजगार प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अध्यक्ष के लिए प्रावधान ये है कि भारत सरकार का यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वह अपने पद को पूरा करने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार पे किसी प्रकार के किसी रोजगार को धारण नहीं कर सकता, किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन सदस्यों के लिए यह है कि वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या किसी अन्य राज्य सेवाओं के लिए अन्य राज्य लोक सेवाओं में
जो है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, उसके पास ये स्कोप है। लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं ऐसे विवाद भी सामने आ जाते हैं कि क्या मैं तो संवैधानिक पोस्ट पे था, तो क्या मुझे इसके बाद कोई और राजनीतिक पोस्ट ग्रहण करने का अधिकार है कि नहीं। 1979 में बिहार में M.R. किदवई या R.M. किदवई करके नाम है, मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा है, किदवई लास्ट में ये कंफर्म है। 1979 में उन्हें राज्यपाल बनाया गया बिहार का। इस पर जो आपत्ति हुई कि यह जो है कि पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एक बार जो व्यक्ति बन जाएगा वह भारत सरकार के अन्य किसी पोस्ट को धारण नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह संवैधानिक पोस्ट हो सकता है, यह कोई रोजगार हो सकता है, लेकिन भारत के राज्यपाल के रूप में जो नियुक्ति इनकी है बिल्कुल वैध है, बिल्कुल ये कह सकते हैं वैध है, वैलिड है। यह अपने पद पर कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह राज्य या केंद्र सेवा के अधीन कोई रोजगार नहीं है, यह एक संवैधानिक पोस्ट है, यह एक संवैधानिक पद है और सम्मानित पोस्ट है जिस पर कि कोई व्यक्ति काम कर सकता है, वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या कहीं का अध्यक्ष हो। ठीक है, तो यह यूपीएससी के बारे में है। लेकिन यूपीएससी में अगर मान लीजिए कोई राज्य अपने यहाँ लोक सेवाओं का आयोजन कर रहे हैं और वो ढंग से अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो किन्हीं दो राज्यों के समानांतर अनुरोध पे, समान अनुरोध पे अगर यूपीएससी चाहे तो उन राज्यों की भी परीक्षाएं कंडक्ट करा सकता है और इसे कहेंगे ज्वाइंट पीएससी। दो राज्यों की एक साथ की सेवाएं अगर सेवा की परीक्षा कराता है यूपीएससी तो इसे ज्वाइंट कमीशन में ज्वाइंट पीएससी के एग्जामिनेशन कहे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।